चलिए साउंड को हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सब हम लोग कर चुके हैं, न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं, है ना, ठीक। अब देखो बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, है ना, ये हमें करना है टॉपिक। देखिए अब आपको पता ही है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड कैसे बनेगा बताइए। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी, है ना, तो उसके वाइब्रेशन से साउंड बनेगा। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हमको दिए हैं यहाँ पर। कह रहा है इफ वी टच अ साइलेंट बाइसिकल बेल, है ना, बेल को आप छूते हो, बाइसिकल की बेल को, तो वी डू नॉट फाइंड एनीथिंग स्पेशल इन इट। लेट अस नाउ रिंग द बाइसिकल बेल एंड टच इट जेंटली। ओके, साइकिल की जो घंटी होती है, ठीक, उसको आप नॉर्मल ऐसा टच करिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन साइकिल की घंटी को ऐसा रिंग करिए, पहले रिंग करोगे फिर आप टच करोगे, तो आपको क्या लगेगा बताइए। आपको वाइब्रेटिंग ऐसा कुछ लगेगा ना, वाइब्रेट कर रहा है, ये सुनो बताइए, ऐसा कुछ लगेगा वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें से साउंड भी। भाई साइकिल की घंटी आपने छुई है कभी कि नहीं, मतलब टच करी है उसकी रिंग, बताइए। नहीं देखा आपने, क्यों भाई? अरे साइकिल की रिंग आपने ऐसे ऐसे रिंग करके उसको टच नहीं किया है, बताइए। साइकिल में रिंग ही नहीं है। सर टच किया है मतलब कह रहे हैं। हाँ, तो अगर आप उसको ऐसे ही, मतलब अगर आप नॉर्मल रखी साइकिल आपकी, उसको टच करो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे उसको रिंग करा आपने, तो वो ऐसा हाथ रखते लगता है जैसे कुछ हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक। अच्छा, तो वो घंटी बजती भी है, टर्न से आवाज आती है, यानी कि अगर कोई वाइब्रेट कर रही बॉडी तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। कोई बॉडी यदि वाइब्रेट कर रही, ये देखिए ग्लास रखा हुआ है, मेटल उसका है, स्टील का, और ये देखिए ये वाइब्रेट करता है, दर मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, आगे पीछे वाइब्रेट करेगा जब मैं मारूंगा इसको, ये ठीक, तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक। तो यही चीज है, अब पढ़ लीजिए ध्यान से, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वी विल फाइंड दैट रिंगिंग बाइसिकल विच इज प्रोड्यूस साउंड इज वाइब्रेटिंग, दैट इज मूविंग बैक एंड फोर्थ कंटिन्यूअसली थ्रू अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। नाउ इफ वी, ठीक है, तो वो रिंग थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे आगे पीछे थोड़ा वाइब्रेट कर रही है, जैसे ग्लास अभी देखिए आगे पीछे थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा था, हमने इसको करा, है ना। ओके, नाउ कह रहा है इफ वी होल्ड दिस रिंगिंग बेल टाइटली विद आवर हैंड, इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग एंड द साउंड कमिंग आउट फ्रॉम इट ऑल्सो स्टॉप्स। ठीक है, ये देखिए, ये मान लीजिए रिंग है मेरे पास और इसको हमने ऐसे मारा तो वाइब्रेट कर रही। अब देखो पकड़ लो, जैसे ही पकड़ लोगे वाइब्रेशन रुक जाएगा इसका, तो आवाज आना भी रुक जाएगी, यानी कि जब वाइब्रेट करेगी बॉडी तभी उसमें से आवाज आएगी, तभी साउंड आएगा, ठीक। अगर आप इसको पकड़ लेंगे इस तरीके से, रुक जाएगा, वाइब्रेशन रुक जाएगा, तो साउंड भी आपका रुक जाएगा, ठीक है ना। So now if we hold this ringing bell tightly with our hand, it stops vibrating and the sound coming from it also stops. It is clear when the bicycle bell is vibrating, it is producing sound, and when the bicycle stops, bell stops vibrating, the sound also stops. From this discussion, we conclude that sound is produced when an object vibrates. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, साउंड आपका तभी बनेगा, साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेट मूव एंड बैक फोर्थ रैपिडली। ओके, जब आपका साउंड जो है तभी बनेगा जब बॉडी आगे पीछे ऐसा वाइब्रेट करेगी, ठीक। इन अदर वर्ड, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। whenever hear a sound, the some material must be vibrating to produce that sound. A vibrating object which is produce sound has a certain amount of energy which travels in the form of wave. अब आपको पता है क्या कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, वो क्या करेगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा जो कि साउंड वेव्स के फॉर्म में चलेगी। आपको पता है भाई, भाई वाइब्रेटिंग बॉडी है तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, वो साउंड आगे जाएगा, साउंड आगे प्रोपोगेट करेगा, मतलब एनर्जी आगे जा रही है, पता है आपको। और मीडियम के पार्टिकल, साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, तो मीडियम के पार्टिकल वेव के चलने की डायरेक्शन के अलोंग ऐसे टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेंगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज yes, the energy required to make object vibrate and produce sound is provided by some outside source like. अब ये देखिए अच्छी बात है, ये भी देखो बच्चों, ये बताओ कि अभी जैसे ये ग्लास वाइब्रेट किया, ये ग्लास रखा है, बताओ ये वाइब्रेट कर रहा है तो साउंड प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यस साउंड सर। प्रोड्यूस हुआ। और साउंड प्रोड्यूस हुआ तो आगे एनर्जी गई कि नहीं गई, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान एनर्जी गई कि नहीं गई, एक जगह से दूसरे जगह वेव के फॉर्म यस में सर। गई है। तो भाई एनर्जी फ्री में मिल जाएगी क्या, बताना जरा, फ्री में मिल जाएगी क्या एनर्जी, वो फ्री में आई हाँ नहीं। सर, वर्क डन किया है आपने। हाँ, हमने देखिए वर्क डन की है, मतलब मैं अपनी एनर्जी खर्च कर रहा हूँ मैकेनिकल, तभी तो हो रहा है वर्क डन, और वही वर्क डन, मतलब सिंपल शब्दों में बोले तो जो मैंने वर्क डन किया उसी से इसको एनर्जी मिली है। तो बाहर से कोई
यदि सोर्स होगा जो उसको एनर्जी दे रहा होगा तभी तो वाइब्रेशन होंगे और तभी साउंड एनर्जी बनेगी। जैसे कि पेड़ पे जो पत्ते लगे रहते हैं, है ना, आपने देखा है पेड़ पे जो पत्ते लगे रहते हैं इस तरीके से, ठीक, ये ट्री है और ट्री पे जो लीव्स लगी हैं और हल्की सी हवा चली तो पत्ते, जैसे पीपल के जो पत्ते होते हैं वो फड़फड़ाते हैं, यानी कि आवाज आती है, उसमें से वाइब्रेशन होता है, क्योंकि जब हवा चलेगी तो ऐसा ऐसा हिलेगा अपनी मीन पोजीशन से, तो एक आवाज आएगी। क्यों? क्योंकि हवा ने उसको क्या दिया, एनर्जी दी, हवा ने उसको हिलने के लिए एनर्जी दी और वो वाइब्रेट कर रहा है, मान लीजिए ऐसे ऐसे, ठीक, तो आवाज आएगी, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो वही चीज लिखा हुआ है, क्या क्या द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड इज प्रोवाइडेड बाय सम आउटसाइड सोर्स। ओके, बाहर से कोई सोर्स होता है जो उसको क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक, ये ड्रम आपने देखा है इस तरीके से, तो ड्रम को जैसे ही मारते हो तो ड्रम में एक मेम्ब्रेन लगी होती है, पतली पतली सी स्किन लगी होती है, वो स्किन ऐसे ऊपर नीचे हिलती है ना। तो ड्रम आपने स्कूल में देखा होगा, ड्रम असेंबली में, है ना, ड्रम बजाते हैं ऐसा, तो उसकी जो स्किन होती है ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है, तो वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जरा, अब यहां पर आइए, देखिए क्या कह रहा है, द बजिंग साउंड ऑफ अ बी और अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ देयर विंग्स। ओके, the buzzing sound of a bee or mosquito is produced by vibration of their wings. The sound in sitar, veena, guitar is produced by vibration of a stretched string. The sound of our voice is produced by the vibration of two vocal cords in our throat. Okay, तो ये सब तो आपको पता ही है कि भैया अगर आप क्या करोगे, जो भी आपके जो जैसे वीणा है या गिटार है या सितार है, तो उसमें क्या लगा रहता है, उसमें वायर लगा रहता है, वायर को आप वाइब्रेट करते हो तो आवाज आती है, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे। ठीक है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी आवाज कैसे निकलती है, आपकी आवाज कैसे निकलती है, आपके गले से आवाज कैसे निकलती है, तो आवाज इस तरीके से निकलती है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर ये देखिए जरा, द साउंड ऑफ आवर वॉइस, द साउंड ऑफ आवर आइज इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ टू वोकल कॉर्ड्स इन आवर थ्रोट, इन आवर थ्रोट। ओके, टू वोकल कॉर्ड्स, ये देखिए, ये एक और ये दो, ठीक है, टू वोकल कॉर्ड्स है हमारे गले में इस तरीके से। तो जैसे ही आप बोलते हो तो ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती है, ये देखिए, आगे पीछे ऐसे, टिक 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 टिक, ऐसे ऐसे, तो ऐसे वाइब्रेट करती तो साउंड बनता है। ठीक, तो हमारे गले में क्या होता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, व्हेन, ये बात याद रखनी, साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन वोकल कॉर्ड वाइब्रेट। ठीक, साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन वोकल कॉर्ड वाइब्रेट। ठीक, ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कह रहा आपने मधुमक्खी जो होती है ना, मधुमक्खी, हनी बी की बजिंग आपने सुनी होगी, बन 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 की आवाज आती है, तो वो क्या करती है, अपने विंग्स को इस तरीके से क्या करती है, वाइब्रेट करती है। मॉस्किटो, मच्छर जो होता है, उसकी आवाज क्यों आती है भिनभिनाते हुए, बजिंग की, क्योंकि वो अपने वो जो क्या कहते हैं उसके विंग्स को वाइब्रेट करता है लगातार, है ना। उसके बाद द साउंड ऑफ फ्लूट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ एयर एनक्लोज इन द फ्लूट ट्यूब। अब देखो बच्चों, बांसुरी आपने देखी होगी, बांसुरी, है ना, बांसुरी जो होती है इस तरीके से, फ्लूट, तो बांसुरी जब बजाई जाती है तो बांसुरी के अंदर क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है इस तरीके से, एयर कॉलम होता है ये, और हवा के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं अंदर, है ना, एयर के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो यही चीजें यहाँ लिखी हुई, पढ़ लीजिए, क्या पढ़िए, द साउंड ऑफ फ्लूट और बांसुरी इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ एयर एनक्लोज इन द फ्लूट ट्यूब। द साउंड ऑफ स्कूल बेल इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ, बात समझ रहे हो, क्या आप सोच सकते हो बांसुरी कैसे बजती होगी, इसमें जो एयर है अंदर, एयर के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, जब हम उसमें बांसुरी बजाते हैं इस तरीके से, तो एयर के मॉलिक्यूल उसमें वाइब्रेट करते हैं, उसकी वजह से साउंड बनता है। ठीक है, इसके बाद अब आपको पता है, कह रहे हैं कि आपके जो स्कूल की बेल है ना, उसको वो आयरन की या ब्रास प्लेट की बनी होती है। ब्रास क्या है, एक एलॉय है, ब्रास क्या है, एक एलॉय है, ठीक है। तो आयरन या ब्रास की बनी हुई आपकी जो है स्कूल की बेल होती है, उस पे हैमर से मारते हो तो वाइब्रेशन होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक, नाउ कह रहा है रेडियो और टेलीविजन इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ थिन डायफ्राम ऑफ अ स्पीकर। ओके, मोस्ट ऑफ द, ठीक है, तो रेडियो, आप रेडियो या कोई भी गाना वाना आप चलाते हो अपने घर में, तो स्पीकर का जो डायफ्राम होता है ना, वो वाइब्रेट करता है, कभी देखा आपने, बताइए भाई। स्पीकर आप यस सर। देखिए, कभी कोई स्पीकर होगा तो उसमें आगे काला कलर का एक डायफ्राम लगा होता है, वो आगे पीछे वाइब्रेट करता है ऐसे, तो आवाज आती है उसमें से। ठीक, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट वाइब्रेट सो फास्ट दैट वी कैन नॉट सी इट वाइब्रेशन इन विद आवर आई। हाँ, अब ये देखो, ये ट्यूनिंग फॉक का बच्चों एग्जांपल लिया हुआ है, ट्यूनिंग फॉक को जब इस तरीके से मारोगे
तो ये इतना तेजी किसी हार्ड सरफेस पे इस तरीके से स्ट्राइक करोगे, ये इतना तेजी से वाइब्रेट करता है ना, ये इतना तेजी से वाइब्रेट करता है कि आपको पता है ये आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है। देखा है ना, ट्यूनिंग फॉक को जब आप मारते हो इस तरीके से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है ना, 500 हर्ट्ज या 1000 हर्ट्ज इतनी हो सकती है, मतलब 1 सेकंड में इतने साइकिल कंप्लीट करता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंखों से नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि हमारी आंखें उसको नहीं देख सकती है ना। तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल किया है, देखिए ये एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया, इसको पानी में डाला है, इसको पहले इस तरीके से स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद हमने देखा तो लग रहा है वाइब्रेट ही नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही पानी में डाला तो स्प्लैश करता है पानी, पानी ऐसे बाहर आता है, स्प्लैश करता है। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे क्या प्रूफ होता है कि ट्यूनिंग फॉर्क क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ठीक, ट्यूनिंग फॉर्क क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। कोई डाउट है बताइए। एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ये देखो, ये ट्यूनिंग फॉर्क ली और यहाँ पर हमने एक बॉल लटका दिया है ना, पिथ बॉल, छोटी सी एक बॉल ली और धागे में लगा के लटका दिया, तो जैसे ट्यूनिंग फॉर्क इसके पास लाओगे ये बॉल इस तरीके से वाइब्रेट करने लगती, सिंपल पेंडुलम की तरह, क्योंकि ये जो है आपका क्या कहते हैं वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग्स, इसको धक्का मारेगा, टकराएगा, तो ये इधर जाएगी, इधर आएगी, ऐसे ऐसे ये भी ऑस्किलेट करने लगेगी। ठीक, from the above discussion we conclude that sound can be produced by the following method: by vibrating strings, है ना, ये देखिए strings लगी हुई है, इस तरीके से तार है, string को ऐसा वाइब्रेट करोगे आवाज आएगी। वाइब्रेटिंग एयर, ये देखिए ये बांसुरी है आपकी, यानी कि फ्लूट है, आप इस तरीके से फ्लूट बजाओगे तो इसमें इसके अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो एयर अगर वाइब्रेट करेगी तब भी साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक, उसके बाद ये मेम्ब्रेन है, देखिए तबला रखा हुआ है, ठीक है, तो तबले को आप बजाते हो उस तरीके से, तो उसका जो डायफ्राम है ऊपर का, क्या कहते हैं, डायफ्राम तो नहीं, मेम्ब्रेन जो ऊपर की, वो इस तरीके से वाइब्रेट करती है ड्रम की या तबले की। और वो देखिए सिंबल्स हैं, है ना, मजीरा जिसको बोलते हैं, मंजीरा आपने देखा होगा बजाया जाता है ना, तो वाइब्रेटिंग। ठीक, इसको ऐसा मारते हैं एक दूसरे पे, आपने देखा होगा भजन कीर्तन होता है तो उसमें ये सब बजाया जाता है मंदिर वंदिर में। ठीक है, ऐसा इस तरीके से, तो इसकी प्लेट्स क्या करती, वाइब्रेट करती। ठीक, अब देखिए जरा यहाँ पर, अब देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, साउंड वेव्स इन एयर, है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। ठीक, इसको थोड़ा समझिएगा क्या कहता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, समझने वाला है। देखिए एयर में साउंड वेव कैसे बनती हैं। साउंड वेव्स इन एयर कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। देखो आप देखोगे ये साउंड वेव जब बनती है तो भाई रेयरफेक्शन कंप्रेशन ऐसे, तो ये कैसे बनता है वो हम देखेंगे। We will now describe how sound waves are set up in air by vibrating body. Suppose the original position of the air layers is shown in the figure 24a. Okay, ये ओरिजिनल पोजीशन है, अभी हमने इस तरीके से इसको रखा हुआ है। ठीक, वी विल नाउ स्ट्राइक द ट्यूनिंग फॉर्क अगेंस्ट अ रबर पैड। एक रबर का पैड लाओ या किसी हार्ड सरफेस पे ट्यूनिंग फॉर्क को इस तरीके से आप क्या करिए, स्ट्राइक करिए, तो इसके प्रॉन्ग्स इस तरीके से वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। तो होता क्या है, ध्यान से चेक करिए। नाउ strike a tuning fork against a rubber pad so that both the prongs start vibrating. Now अब देखिए जरा क्या कह रहा है, कह रहा है when a prong A moves outward to the right side, it pushes the layer of the air in front of it. This air layer pushes the next air layer, and this process on going on. In this way, the layers of the air near the prong A are compressed to form a compression, which is a region of high pressure. This compression is passed on the next layer by vibrating air layers. Thus, compression travels towards the right side, but the air layer do not move bodily. The air layers only vibrate back and forth at the same place. Since the tuning fork is vibrating continuously, its prong A now moves to the left of the original. Now, when prong A moves inward to the left side, it leaves a region of low pressure on the right hand side and the air layers move apart to form a rarefaction. In this rarefaction, the air layer are farther apart than the normal. The rarefaction is passed on the next layers by vibrating air layers. Thus, a rarefaction travels towards the right side, but the air layer do not move bodily. The air layer keeps vibrating back and forth at the same place. The air layers keeps vibrating back and forth at the same place. In this way,
compression is followed by a rarefaction, and rarefaction is followed by a compression, and so on. This process repeated as long as the tuning fork is vibrating and producing sound. The net result of the sound producing body is that sends a waves consisting of alternate compression rarefaction in the air as shown in the figure. When these waves of compression and rarefaction of air falls on ear, the eardrums vibrate accordingly and reproduce the sound, and we can hear the sound being produced by the vibrating tuning fork. अब देखिए इसमें क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर आइए। देखिए सबसे पहले जैसे ही आपने ट्यूनिंग फॉर्क को किसी रबर पैड पे इस तरीके से हिट किया, अब ये वाइब्रेट करना शुरू होगा। तो एक बात बताओ भाई, अभी आप बस इसको देखो, प्रोंग ए को देखो। प्रोंग ए जब इधर जाएगी तो यहाँ के एयर लेयर्स को क्या करेगी, दबाएगी। भाई एयर के मॉलिक्यूल सब रुके हुए हैं अभी, ठीक है। और ए वाला जो आर्म है इसका, ये भाई ऐसे से वाइब्रेट कर रहा है। अब तुम पहला स्टेप देखो, मान लो ये इधर आया, तो ये इधर आया तो एयर के मॉलिक्यूल्स को इधर दबाएगा। एयर की ऐसे बहुत सारी लेयर्स हैं, ऐसे वर्टिकली एयर्स की बहुत सारी लेयर्स हैं। तो जैसे ये इधर आएगा, ये फर्स्ट एयर लेयर को दबाएगा, ये वाली एयर की लेयर इसको दबाएगी, ये इसको दबाएगी, ये इसको। तो इस तरीके से यहाँ कंप्रेशन बनेगा। ये देखिए, तो यहाँ कंप्रेशन पहला बना कि नहीं बना, बताइए बताइए। यस सर। ठीक, अब देखो जरा, ये भी आप समझो भाई, इन्होंने तो बस थोड़ा सा दिखाया हुआ है, लेकिन क्या यही कंप्रेशन इस तरीके से आगे नहीं बढ़ता जाएगा? सोचिए भाई। यस सर। एक एयर लेयर दूसरे को दबा रही, दूसरे तीसरे को। भाई ऐसा सोचो यार, थ्योरी है यार। ये एयर लेयर इस तरीके से, ये दूसरी एयर लेयर है, ये तीसरी एयर लेयर है, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो जैसे ही ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क का जो प्रोंग है, एक ए वाला भी ऐसे था, वाइब्रेट करा है। ये जैसे ही ऐसे आएगा, ठीक, तो एयर लेयर को दबाएगा, ठीक, तो इधर हाई रीजन का प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर का रीजन बनेगा। ये सब एयर लेयर एक दूसरे को दबा रही है और दबाती चली जा रही है, आप टेंशन मत लीजिए, दबाती चली जा रही है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक। अच्छा एक बात बताओ कि थोड़ा दिमाग लगाओगे क्या, जब ये एयर की लेयर एक दूसरे को ऐसे दबा रही, इसने इसको धक्का मारा, इसने धक्का मारा, इसने इसको धक्का मारा, तो क्या एयर का मॉलिक्यूल निकल के यहां चला जाएगा क्या, बताओ? नो सर। नहीं भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो एयर के लेयर के जो मॉलिक्यूल है भाई, बेचारा यहां तक गया होगा, ये इसकी मीन पोजीशन थी, ये इसकी मीन पोजीशन थी, यहां से यहां आया होगा बस अभी बेचारा। और जब यहां आया होगा तो इसने बगल वाले को बोलेगा, ए भाई तू एनर्जी ले, वो भी बेचारा इधर आया होगा, इसके बगल वाला भी इधर आया होगा। तो वही तो दिखा रहा है कि कंप्रेशन बन रहा है, सब एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, और ये कंप्रेशन इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। सुनो, इन्होंने तो बस यहीं तक लिख के दिया आपको, लेकिन आप थोड़ी पिक्चर दिमाग में सोचो यार। समय निकलता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है, अगले ही पल ये पीछे आएगा, और जैसे ये पीछे आएगा, ये लो रीजन का प्रेशर आए, लो रीजन का बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब क्या कहते हैं, लो रीजन का क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा, रीजन का, है ना। लो, क्या कहते हैं यार, सुनो, लो प्रेशर का रीजन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो प्रेशर कम हो गया, नहीं समझे? अरे यार, ए वाले प्रोंग ने इसको दबा के रखा था, अब बेचारा वो पीछे जा रहा है, तो यार पीछे जा रहा है तो लो प्रेशर बनेगा। अब सुनो सुनो यार, जैसे स्प्रिंग को दबाते हो, स्प्रिंग को दबा के रखते हो तो फोर्स लगाते हो, दबी रहती, जैसे ही छोड़ोगे पलट के पीछे जाएगी कि नहीं जाएगी, बताओ? पलट के पीछे जाएगी कि नहीं जाएगी? तो भाई ये एयर स्प्रिंग ही तो है यार, इसको सोचो, ये एयर स्प्रिंग ही तो है। तो यहां तुमने दबा के रखा था इसने, तो यार यहाँ कंप्रेशन का रीजन, और यही कंप्रेशन, सुनो, कोई बच्चा ये सोच रहा होगा ना कि अरे कंप्रेशन आगे कैसे पहुंचा, भैया सुनो, उन्होंने थोड़ा सा दिखा के रखा है यार। भाई ये इसको दबा रहा है, ये इसको। अब सुनो, जैसे ही ए वाला पीछे जाएगा तो यहाँ लो रीजन का प्रेशर हो जाएगा, तो स्प्रिंग कहाँ आना चाहेगी, पीछे नहीं आना चाहेगी। मतलब जितनी भी एयर की लेयर थी उधर गई थी, मतलब एयर के जो मॉलिक्यूल्स थे उधर जो ऐसे अपनी मीन पोजीशन से इधर डिस्प्लेस हुए थे, जिधर जैसे ही पीछे लो प्रेशर देखेंगे, पीछे भागेंगे कि नहीं भागेंगे, बताओ? तो वो ऐसा फैलना चाहते हैं पीछे, खाली जहां पर उसको क्या कहते हैं, एक लो प्रेशर का रीजन मिलता है, तो ये फैल जाते हैं थोड़े से ऐसे। ये नॉर्मल वाली कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन के कंपैरिजन में यहाँ पास पास है, और जैसे इनको लो प्रेशर मिलेगा तो फिर ऐसे दूर दूर, मतलब स्प्रिंग पहले ऐसे दबी हुई थी, अब पीछे आएगी, क्योंकि पीछे से फोर्स हटा लिया गया, ये ऐसे पीछे चला गया ना ए, तो यहाँ उसको जगह मिल जाती है, तो पीछे आता है। लेकिन अब ये कंप्रेशन आगे क्यों निकल गया है यार, वो तो था ही ना कि ये उसको दबा रहा था, वो उसको दबा रहा था, वो लेयर उसको दबा रही थी, वो तो समय तो निकलता ही जा रहा है ना, तो उसी समय में सब एक दूसरे को दबा रहे थे, तो एक कंप्रेशन यहाँ नहीं देखने को मिलेगा, बताइए? मतलब मैं कह रहा हूं ना, यहां इन्होंने बस इतना दिखाया था यार, कंप्रेशन तो बनता ही चला जा रहा है ना, मतलब समझ रहे हो ना, वो उसको दबा रहा, वो उसको दबा रहा, वो उसको दबा रहा, जितनी देर में ये सब फैलेंगे ऐसे, इन लोगों ने एक दूसरे को दबा के कंप्रेशन यहां बना लिया होगा यार। ठीक, अब अगले पल क्या होगा, अगले पल ये फिर ऐसे आएगी, ए फिर ऐसे आएगा, तो ए जब फिर ऐसे आएगा वापस पलट के, तो इधर फिर कंप्रेशन देखने को मिलेगा। तब तक क्या होगा सोचो, तब तक ये कंप्रेशन कहीं आगे निकल चुका होगा और इसके पीछे ये वाला कंप्रेशन होगा,
सॉरी, ये कंप्रेशन कहीं आगे निकल गया होगा, इसके पीछे वाला रेयरफेक्शन होगा, और ये देखो अब एक और कंप्रेशन बन गया होगा। क्यों? क्योंकि ये वापस ऐसा करके नीचे आएगा। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो जब ए पीछे जा रहा होगा ना, तो भाई थोड़ी देर की बाद की पिक्चर है, क्योंकि यार खुद समझो ना, ये जो रेयरफेक्शन है इसमें मॉलिक्यूल्स पीछे जा रहे हैं ना ऐसे अपनी मीन पोजीशन से, तो यार समय तो निकलता जा रहा है ना, समय तो निकलता जा रहा है, ये पीछे जा रहे हैं, ये पीछे जा रहे हैं, ये पीछे जा रहे हैं, तो पता है ये कंप्रेशन तो आगे बढ़ जाएगा, मतलब सब धकेलने वाली जो क्या कहते हैं उसको, पुश करने वाला जो फोर्स था जो एक दूसरे पे लगा रहे थे, वो लग रहा है सबको पुश कर, लेकिन जैसे इधर लो प्रेशर आएगा ये सब फिर पीछे भागना चाहेंगे, तो ये वाला इधर बढ़ जाएगा क्योंकि सब एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, और यहां जगह खाली होकर यहाँ रेयर फ्रैक्चर बन जाएगा इस तरीके से। ये देखिए ऐसा कुछ, मतलब ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा और इसकी जगह देखो रेयर फ्रैक्शन आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप पे देखोगे तो जब ये ए इधर आएगा तो फिर से यहाँ कंप्रेशन बन जाएगा। सोचना थोड़ा कठिन है, अगर आप सोच सकते हो तो सोचना थोड़ा कठिन है। समय निकलता जा रहा है, समय रुका नहीं है, समय निकलता जा रहा है, आपको बस फोटो खींच खींच के दिखाई गई है कि क्या चल रहा होगा, नहीं समझ पाए होगे, एक बार फिर से बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपको खुद ही सोचना पड़ेगा दिमाग लगा। इसने दबाया, यहाँ कंप्रेशन बना, तो यार यही थोड़ी ना बना यार, ये एयर लेयर इसको धक्का मार रही है, ये इसको, ये सब पुश कर रही, समय तो निकलता जा रहा है यार, प्रोंग पीछे जाएगी, यहाँ लोअर प्रेशर रीजन बढ़ेगा, तो यार ये सब दबा ही तो रहते हैं, कंप्रेशन आगे नहीं बढ़ जाएगा और यहाँ रेयर फ्रैक्शन आ जाएगा। और जब प्रोंग पीछे जा रही थी तो जब रेयर फ्रैक्शन बन रहा था तो ये लोग भी रेयर फ्रैक्शन बनाने की तैयारी में, मतलब ये यहाँ के मॉलिक्यूल भी अभी पीछे आएंगे और जो प्रेशर लगा था वो आगे बढ़ जाएगा, तो ये देखिए कंप्रेशन आगे चला गया और यहाँ रेयर फ्रैक्शन आ जाएगा, मतलब इसके पीछे रेयर फ्रैक्शन, और अगले ही पल पिक्चर कैसे दिखाई पड़ेगी आपको, ये फिर से ए आएगा दबाएगा, फिर से ऐसा बनेगा, तो आपको एक के बाद एक क्या देखने को मिलेगा, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन। ठीक, ये इतनी जल्दी ऐसा समझाना भी इसको पॉसिबल नहीं है, आपको थोड़ा खुद से दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, प्रोपोगेशन का मतलब आगे बढ़ना या ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, साउंड आगे कैसे जाता है ना, तो नाउ विल डिस्क्राइब हाउ द साउंड रीचेस फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू आवर ईयर। अच्छा एक चीज और, जब ये हमारे मतलब जब साउंड हमारे कान पे पहुंचता है तो हमारे कान का जो ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम पता है ना, कान में एक झिल्ली होती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसको ईयर ड्रम बोलोगे, आगे चल के पढ़ोगे, पढ़ा होगा जिन्होंने पढ़ा होगा पूरा चैप्टर, है ना। तो जैसे ही साउंड आ रहा है भाई, उधर से कोई वाइब्रेट कर रही बॉडी, तो यार लगातार मेरे कान पे क्या आ रहे हैं बताओ, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, तो मतलब हाई प्रेशर का रीजन और लो प्रेशर का रीजन मेरे कान के पर्दे पे यानी कि ईयर ड्रम पे आ रहा है, तो मेरा ईयर ड्रम भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और हमारा ब्रेन क्या करेगा, साउंड को सेंस करेगा। नाउ when an object vibrates and makes sound, then the air layer around it also vibrate in exactly the same way and carry sound waves from the sound producing object to our ear. Suppose a tuning fork is vibrating and producing sound waves in the air. Since the prongs of the tuning fork are vibrating and the individual layers of the air are also vibrating, for example the layer A, layer B, layer C, तो एक एक लेयर को देखो, ये लेयर भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रही है, ये लेयर भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रही, ठीक, और एनर्जी आगे बढ़ रही, तो हमारे कान के पास की जो एयर की लेयर होगी वो भी वाइब्रेट कर रही होगी, तो वो पर्दे, हमारे जो कान का पर्दा होता है यानी कि जो ईयर ड्रम होता है, ठीक है, तो हवा भरी ना हमारे कान के पास भी, तो ना देखो, ठीक, तो ये सब मॉलिक्यूल एयर के वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे ऐसे, और साउंड आगे आ रहा है, तो हमारे कान के पास की जो हवा होगी वो भी वाइब्रेट कर रही होगी, तो हमारे ईयर ड्रम को वाइब्रेट करवाएगी, क्या दिक्कत है। तो आप आवाज सुनोगे, बस यही चीज लिखी हुई पढ़ लीजिए। Now, sound travels in the form of longitudinal wave in which the back and forth vibration of the air layers in the same direction as the movement. अब आपको पता है longitudinal wave है, जिधर sound चलता है उसके to and fro, उसके along, उसी की direction में क्या करता है, air layer vibrate करती है. For example, in the given figure 25, the back and forth vibration of the air layers are in the horizontal direction and the sound waves also travel in the same direction. Please note that in the transmission of sound through the air, there is no actual movement of the air. ओके, वही चीज है, एयर के पार्टिकल साउंड प्रोड्यूसिंग जो बॉडी वहां से चल के हमारे कान में थोड़ी ना आ जाएंगे, एयर के पार्टिकल बस अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, बस और क्या है ना, करेक्ट। नाउ दिस पॉइंट विल मोर क्लियर from the following example. If we'll turn on a glass tap for a few seconds, a person standing a few meters away will hear the sound of escaping gas first and the smell of gas reaches him thereafter. This can be explained as follows. The sound of the gas travels through the vibration of the air layer, so it reaches first, but the smell of gas reaches the person through the actual movement of the air layers, which takes more time. It is clear that the sound is not being transmitted by the actual movement of air from the, okay, बहुत बढ़िया, सुनो,
बच्चों कभी आपने देखा होगा गैस का सिलेंडर है और इसमें से आवाज आती है ऐसी लीकेज की। मान लो यहाँ पे गैस का नॉब खोल दिया है, ये सिलेंडर है, गैस का नॉब खोल दिया है, ठीक। तो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, इसके कान है, इस तरीके से कान है, ठीक। अब सुनो, यहां से साउंड वेव्स आ रही हैं। साउंड वेव का मतलब है, सुनो ध्यान से भाई, गैस की स्मेल बाद में आती है, आवाज पहले आती है। क्यों? क्योंकि साउंड वेव आ रही, एनर्जी आ रही है यार, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के थ्रू, मतलब साउंड वेव्स के थ्रू एनर्जी तुम्हारे, तो एनर्जी तुम्हारे कानों तक, एनर्जी पहले पहुंच जाएगी और स्मेल बाद में आएगी। क्यों? क्योंकि स्मेल को करने के लिए, मतलब गैस की जो स्मेल है, बात समझ लो, गैस की जो स्मेल है, क्या आप दिमाग लगा सकते हो भाई, जब गैस यहां से लीक हुई तो वाइब्रेशन हुआ एयर पार्टिकल्स का, ठीक है। तो वो जो वाइब्रेशन हो रहा है, वहां से जो साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी कि साउंड एनर्जी, वो आपको साउंड पहले आएगा ऐसा। और स्मेल, स्मेल किसके कारण आएगी? जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे अंदर, उसके कारण स्मेल आएगी, ठीक। तो यार जब गैस के मॉलिक्यूल एक्चुअली चल के तुम्हारे क्या नाम है, नोज के पास आएंगे, तब तो स्मेल आएगी ना, नॉस्ट्रिल के पास आएंगे, बताओ। तो यहां से यहां मॉलिक्यूल्स को आने में देर लगता है, समय लगता है, तो स्मेल बाद में आएगी और साउंड तुम्हें पहले आएगा। इससे क्या प्रूफ होता है कि साउंड पहले क्यों सुनाई पड़ता है? इससे ये प्रूफ होता है कि भैया मॉलिक्यूल, मतलब साउंड जब आता है तो मॉलिक्यूल नहीं चलते एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मॉलिक्यूल नहीं चलते हैं एयर के। द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव बाय द वाइब्रेटिंग एयर लेयर ऑन द आइदर साइड ऑफ द ओरिजिनल पोजीशन इज नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। तो आपको पता है ये कोई एयर की लेयर है, अब ये एयर की लेयर ऐसे से वाइब्रेट कर रही है, तो ये मैक्सिमम जितना डिस्प्लेसमेंट करेगी, यही तो इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में जितनी बार ये वाइब्रेट करेगी, पढ़ लीजिए, एयर की लेयर जो है एक सेकंड में जितनी बार वाइब्रेट करेगी, वही क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना। Now, frequency of a sound wave is same as that of the vibrating object which produces the sound. Suppose the frequency of the tuning fork is 256 hertz. This means that the this tuning fork vibrating and making sound, the layers of the air 256. Okay. Now, अब देखिए, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 250 हर्ट्ज है, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक। मतलब जब आप इस ट्यूनिंग फॉर्क को इस तरीके से एक हार्ड सरफेस पे ऐसा हिट करते हो, तो इसके प्रॉन्ग्स जो है ऐसे वाइब्रेट करते हैं। एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करते हैं बताइए? एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करते हैं बताइए? 250 हर्ट्ज, 250 250 टाइम्स। तो पता है एयर लेयर भी, जो एयर की लेयर है, वो भी कितनी बार वाइब्रेट करती होगी एक सेकंड में? 250 बार, 250 ठीक है ना। बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है, जो सोर्स कौन है यहाँ पर? ये ट्यूनिंग फॉर्क, जो सोर्स साउंड वेव बनाता है, ठीक है। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, मीडियम के पार्टिकल की भी वही फ्रीक्वेंसी होती है, और साउंड जो बनता है उसकी भी वही फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब जो साउंड वेव बनेंगी वो एक सेकंड में 250 साइकिल कंप्लीट करेंगी, ठीक है। एक साइकिल कहां से कहां तक होता है, ये मैंने बताया था, यहां से यहां तक एक साइकिल है, ये देखिए यहां से यहां तक। ऐसे कितने साइकिल बनेंगे? ऐसे कितने साइकिल बनेंगे बताइए? ऐसे कितने साइकिल बनेंगे? 250 250 एक सेकंड में, ठीक। और बस यही है, और क्या है। तो जो बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती है, मान लो मेरा लैरिंग्स है इस टाइम, ठीक, उसमें वोकल कॉर्ड, मान लो वोकल कॉर्ड एक बार एक सेकंड में मान लीजिए 100 टाइम्स वाइब्रेट कर रही है, मान लो। तो जो साउंड वेव बन रही है वो भी, उसकी भी फ्रीक्वेंसी 100 है। और एयर के पार्टिकल्स भी एक सेकंड में 100 टाइम्स क्या कर रहे होंगे? वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है ना, करेक्ट। ये वाला टॉपिक देखिए जल्दी से। साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम, ये बात मैंने आपको बोली थी कि साउंड जो होता है, साउंड वेव्स जो है, उनको मटेरियल की जरूरत होती है, लेकिन लाइट जो होती है उसको मटेरियल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो देखिए जरा, ये वाला टॉपिक और हम लोग करेंगे, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। दो सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल इज कॉल्ड द मीडियम, ओके, करेक्ट। जिस भी मीडियम से साउंड वेव ट्रेवल कर सकती है उसको हम, मतलब जिस सब्सटेंस से साउंड वेव होके जा सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियम बोलते हैं। अब आपकी जो साउंड है, सॉलिड से, लिक्विड से, गैस से, तीनों के थ्रू पास हो सकती है, पता है आपको। द मीडियम दैट कैन बी द मीडियम दैट कैन बी सॉलिड सब्सटेंस और अ लिक्विड और अ गैस। आपको पता है कि जो साउंड वेव्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती है, ओके। सॉलिड, लिक्विड, गैस आर कॉल्ड मटेरियल मीडिया, ओके। मटेरियल मीडिया इज द प्लूरल ऑफ मीडियम। साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, okay. In the other words, sound can be traveled through solid, liquid, gases, but it cannot travel through vacuum, ठीक है। अगर वैक्यूम होगा कहीं पर, अगर वैक्यूम है, मतलब अगर हम इस रूम में वैक्यूम कर दें और हम आपको बोले हेलो, तो आप नहीं सुन पाओगे, ठीक है। मतलब साउंड वेव्स तभी चलेंगी जब मटेरियल मीडियम होगा, ठीक, ओके। नाउ प्लीज नोट दैट द साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। अब ये इंपॉर्टेंट है,
साउंड वेव को मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं। साउंड वेव का दूसरा नाम क्या है? मैकेनिकल वेव। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या गैस, फॉर देयर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब अपने चलने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। The sound waves involve the vibration of the particle of the medium through which they travel. On the other hand, अब दूसरे तरीके की भी वेव्स होती हैं जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, लाइट वेव्स जो है आपकी, ठीक, या रेडियो वेव्स जो है आपकी, ठीक है, राइट वेव्स या रेडियो वेव्स, ठीक है। रेडियो वेव्स कौन सी वेव है? कम्युनिकेशन वाली वेव, जो सैटेलाइट से आती है। भाई आपके घर में टीवी कैसे आता है? बताओ, एंटीना लगा होगा घर के ऊपर, तो वहां से रेडियो वेव्स आती हैं। कहां से? सैटेलाइट से, ठीक। तो सैटेलाइट मान लीजिए बहुत दूर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी ऊपर मान लीजिए प्लेस किया गया है सैटेलाइट, तो बीच में क्या है? वैक्यूम है। बीच में क्या है? वैक्यूम है, ठीक। तो वैक्यूम से भी रेडियो वेव्स आ सकती हैं। लाइट वेव और रेडियो वेव्स को वैक्यूम से भी प्रोपोगेट हो सकती है, उनको मीडियम मिले तो सही, ना मिले तो सही, ठीक है। आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर देयर प्रोपोगेशन। दे कैन ट्रेवल इवन थ्रू द वैक्यूम, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एम्प्टी स्पेस। मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, याद है, एनिमेशन वाला, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑस्किलेट कर रही थी, याद है? बताइए। तो वही कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं या लाइट वेव्स होती हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑस्किलेट करती है, ठीक है ना। करेक्ट। फिर से सुनो, साउंड वेव में मीडियम के पार्टिकल ऑस्किलेट करते हैं, साउंड वेव में मीडियम के पार्टिकल ऑस्किलेट करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जैसे कि रेडियो वेव और लाइट वेव, इसमें क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट होती है। करेक्ट। कोई मटेरियल मीडियम नहीं वाइब्रेट होता है, इसमें कौन वाइब्रेट होता है? मटेरियल मीडियम के पार्टिकल नहीं वाइब्रेट होते, कौन वाइब्रेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट दो साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, बट लाइट वेव्स एंड रेडियो वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वी विल नॉट डिस्क्राइब। ओके, नाउ अब इसके बाद का टॉपिक, इसको एक बार पढ़ लीजिए। चलिए ये पढ़ लीजिए और जाइए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। जाइए।